हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या भानुवार्थी ऑनलाइन क्लासेस। मैं अविर्भान आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी कि एक समाजवादी समाज का निर्माण, यानी कि यूरोप में समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ। ड्यूरिंग द सिविल वॉर बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने क्या किया, इंडस्ट्रीज को और बैंक को क्या रखा, नेशनलाइज, यानी कि राष्ट्रीयकृत रखा उनको, यानी कि सरकार के अधीन रखा उन्होंने इसको। दे परमिटेड peasants to cultivate the land that had been socialized। उन्होंने किसानों को जमीनों पे खेती करने की परमिशन दे दी जिनको क्या कर लिया था, उन्होंने सोशलाइज कर लिया था, यानी कि समाजवादी बना दिया था जिनको उन्होंने, यानी कि सरकारी कर लिया था जिन्होंने। बोल्शेविक यूज्ड कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट कलेक्टिव वर्क कुड बी। और बोल्शेविकों ने क्या करना, यूज कॉन्फिस्केटेड लैंड। कॉन्फिस्केटेड होता है जब्त कर लेना, यानी कि बोल्शेविक जो जमींदारों से लैंड को क्या करते थे, कॉन्फिस्केट, यानी कि जब्त कर लेते थे, जमींदारों से छीन लेते थे। और एंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी, और लोगों को यह शो करते थे। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो करना, उनको यह दिखाते थे कि भाई कलेक्टिव वर्क, यानी कि एक साथ मिलके काम से क्या फायदे होंगे। सोशलिस्ट कल्टीवेशन इन ए विलेज इन यूक्रेन जो कंट्री आज के टाइम में, तो वैसे यूएसएसआर से अलग हो गया है, लेकिन उस टाइम पे वो रसिया के अंदर ही था। तो वहाँ पे बताया गया कि यूक्रेन में कल्टीवेशन इन विलेज, यानी कि सोशलिस्ट कल्टीवेशन, यानी कि समाजवादी खेती कैसे की जाती थी यूक्रेन के गांव में। उसमें क्या होता था, अ कम्यून वाज सेट अप यूजिंग 2 कॉन्फिस्केटेड फार्म एज ए बेस। एक कम्यून का वहाँ पे कम्यून वहाँ पे स्थापित की जाती थी, जिसमें 2 फार्म होते थे, फार्म बेस, यानी कि 2 बड़े बड़े खेतों को, यानी कॉन्फिस्केटेड, यानी कि जो जमींदारों से जब्त किए हुए 2 बड़े बड़े खेत होते थे, उनको एज ए बेस लिया जाता था। And the commune consisted of 14 families with a total of 70 persons। और कम्यून होती थी, कम्यून बनी होती थी 13 फैमिलियों की, यानी कि 13 फैमिलीज उसके अंदर आती थी, और जिसमें टोटल 70 पर्सन होते थे, यानी कि 70 जिसमें टोटल लोग होते थे। द फार्म टूल टेकन फ्रॉम द फार्म्स वेयर टर्न ओवर टू कम्यून। और वहाँ पे जो फार्म टूल्स होते थे, यानी कि जो खेती के लिए जो औजारों की ज़रूरत होती थी, उनको लिया जाता था। फार्म्स वर टर्न ओवर टू द कम्यून, और फार्म किनको दिए जाते थे, कम्यून को दिए जाते थे। एंड द मेंबर्स एट इन ए कम्यूनल डाइनिंग हॉल एंड इनकम वाज डिवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिज्म। और क्या होता था, द मेंबर एट इन कम्युनल डाइनिंग, यानी कि उनका अपना एक डाइनिंग हॉल होता था, वहाँ पे बैठ के सभी खाते थे, कम्यून। और उसी की जो इनकम होती थी सारी उस खेती की, उसको डिवाइड किया जाता था लोगों के बीच में अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिज्म। यानी कि जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल होता है, यह प्रिंसिपल ये होता था कि भी जिन लोगों ने जितना काम किया है, उनको काम के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते थे। द एंटायर प्रोसीड्स ऑफ द मेंबर लेबर एज वेल एज ऑल ड्वेलिंग्स एंड फैसिलिटीज बिलोंगिंग टू द कम्यून वर शेयर्ड बाय द कम्यून मेंबर। और तो वहाँ पे लेबर वर्क जो इंटायर में होता पूरी,
इनकी सारी की सारी प्रोसेस होती थी, जो प्रणाली होती थी इसमें, जैसे कि मेंबर होते थे, साथ ही साथ में ऑल ड्वेलिंग्स एंड फैसिलिटीज़, और जो वहाँ पे रहते थे या वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ देते थे उनको, यानी कि सुविधाएं देते थे, कम्यून को वर शेयर्ड बाय द कम्यून मेंबर, उन सबको शेयर किया जाता था कम्यून मेंबर के द्वारा। तो इस प्रकार वहाँ पे कम्यून मिलके कम्यूनों में ऐसे वहाँ पे खेती होती थी गांव में। ये हिस्ट्री ऑफ सोवियत यूनियन से हमें मिला ये सोर्स। ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, और एक प्रणाली यूज की केंद्रीकृत करने की योजना वहाँ पे शुरू कर दी गई। ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमी वुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर ए 5 ईयर पीरियड, और ऑफिशियल्स आकलन करते थे, असेसमेंट कहते हैं आकलन, यानी कि अनुमान अंदाज़ा लगा देते कि हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क, की अर्थव्यवस्था कैसे काम कर सकती है, एंड सेट टारगेट फॉर 5 ईयर पीरियड, और वो टारगेट सेट करते थे कि 5 साल का कैसे वो 5 साल के अंदर क्या क्या करना, क्या क्या लक्ष्य यहाँ पे स्थापित करना है। ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान, और इसी के आधार पे वो 5 ईयर प्लान बनाते थे। ये 5 ईयर प्लान वाला तो जो ये है ना, ये 5 ईयर प्लान वाला, यही जो प्रणाली है, यही प्रोसेस है रसिया की, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिली है। और हमारी सरकारें जो पास्ट की जितनी भी सरकारें थी, अब हमारी सरकारों ने भी इसको, इस योजनाओं को लागू किया, पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से, जो कि हमारे यहाँ पे लागू की थी हमारी सरकार ने भी देश को विकास करने के लिए। ये आप इकोनॉमिक्स के पार्ट में, इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ के देखोगे 5 ईयर प्लानिंग होती क्या है, जब वो पढ़ेंगे ना वहाँ बताएंगे। यानी कि 5 वर्ष की योजनाएं होती है, और उन योजनाओं में वो टारगेट या वो लक्ष्य सेट किए जाते हैं कि कैसे देश का हम विकास करेंगे। तो हमारी अर्थव्यवस्था में भी जो सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी जो क्वालिटी है वो हमारे अर्थव्यवस्था में भी है। ठीक है, ओके। उसके बाद द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस ऑफ प्रोमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। तो पहले 2 प्लान में गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी प्राइसेस को क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने सभी औद्योगिक प्रोडक्ट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया उनके प्राइसेस को। अब जो पहला प्लान था इनका 1927 टू 1932 एंड 1933 टू 1938, ये उनके 5 वर्षीय योजनाओं पर टाइम पीरियड थे। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये केंद्रीकृत जो योजनाएं थी वो लेकर गई आर्थिक विकास को। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, और इस प्रकार औद्योगिक जो उत्पादन था वो बढ़ा। न्यू फैक्ट्रीज वर केम इनटू बीइंग, और नई नई फैक्ट्रियां आने लगी। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, हालांकि ये तेजी से जो निर्माण का कार्य चल रहा था उससे क्या हुआ, जो मजदूरों की जो कंडीशन थी वो और भी ज़्यादा, मजदूरों की कंडीशन कैसे होगी, अच्छी नहीं थी वहाँ पे, यानी कि जहाँ पे मजदूर रहते थे, काम करते थे, उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं थी। इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years। एक ये मैग्नेटोगोर्स्क नाम का एक शहर था रशिया में, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता था स्टील प्लांट का, यानी जहाँ पे एक लोहे का वहाँ पे एक उद्योग लगा हुआ था। उसने 3 सालों में क्या कर लिया था, अचीव कर लिया था, यानी कि अपने ग्रोथ कर ली थी उन्होंने। वर्कर लिव्ड हार्ड लाइफ्स, लेकिन वहाँ पे मजदूर थे वो बड़ी ही कठिन जीवन जी रहे थे। एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन, जिसके परिणाम यह हुआ कि 550 वहाँ पे
120 हुए काम के, यानी कि काम को रोका गया 550 बार इन द फर्स्ट ईयर अलोन, केवल पहले साल में ही। इन लिविंग क्वार्टर इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्रीज बिलो, और जो जहाँ पे जिन क्वार्टरों में वर्कर रहते थे सर्दियों के टाइम में, जहाँ पे 40 डिग्रीज बिलो यानी कि 40 डिग्री से भी नीचे का वहाँ पे तापमान रहता था। पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू टॉयलेट, और वहाँ लोगों का था 4th फ्लोर यानी कि चौथी माले से, यानी कि चौथी मंजिल पे उनके क्वार्टर बना रखे थे किसी बिल्डिंग में, और वहाँ से उनको अपना टॉयलेट करने के लिए नीचे स्ट्रीट में यानी गली में आना पड़ता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी कंडीशन थी वहाँ पे क्वार्टरों में, सर्दी का टाइम और ऊपर से नीचे आना चौथी मंजिल से, वो भी सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट के लिए। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम टॉयलेट, और फिर उसके बाद स्कूल का सिस्टम डेवलप हुआ उन्होंने। एंड अरेंजमेंट वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड फिजियन टू एंटर यूनिवर्सिटीज, और वहाँ पे अरेंजमेंट किया गया यानी कि वहाँ पे सुरक्षित की गई फैक्ट्री के वर्करों के और पीजेंट्स को यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में पढ़ने की क्या की गई, उनकी सीटें अरेंज की गई। क्रैचेज वर सेट एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्री फॉर द चिल्ड्रन वर्क वुमेन वर्कर्स, और वुमेन वर्कर्स के लिए वहाँ पे क्रैचेज बनाई गई, जैसे फुलवारी होती है ना बच्चों को रखने के लिए, बच्चों को रखने के लिए स्पेशल वो बनाए, जैसे अपने यहाँ पे प्ले वे स्कूल होते हैं ना, ऐसे बनाए गए। वुमेन वर्कर्स यानी कि जो औरतें फैक्ट्री में काम करने के लिए आती थी, तो उनको बच्चों को रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए उनको क्रैचेज बनाए गए उनके लिए। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड, और सस्ते अस्पतालों में सस्ती सुविधाएं, सस्ती दवाइयों की अरेंजमेंट की गई। मॉडल लिविंग क्वार्टर वर सेटअप, और रहने के लिए क्वार्टर थे वो अच्छे से सेटअप किए गए फॉर द वर्कर्स, उनके लिए क्वार्टरों का अच्छा सिस्टम किया गया था। इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, हालांकि जो ये इफेक्ट था इन योजनाओं का वो अनइवन था, मतलब इतना रेगुलर नहीं चल रहा था, वो सभी को नहीं इतनी सुविधाएं मिल रही, क्योंकि जनता सरकार के पास जो रिसोर्सेज थे वो काफ़ी कम थे। यहाँ पे दिखा रखा फैक्ट्री केम टू सीन एज ए सिंबल ऑफ सोशलिज्म, तो यहाँ पे फैक्ट्री क्या हुई, एज ए सोशलिज्म का सिंबल यानी कि समाजवाद का प्रतीक बन के आई। यहाँ नीचे देखो चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया इन 1930s, यहाँ पे बच्चे हैं सोवियत रशिया में बच्चे हैं, दे आर स्टडिंग द सोवियत इकोनॉमी, वो पढ़ रहे हैं सोवियत इकोनॉमी के बारे में। यहाँ पे एक है अ चाइल्ड मैग्नेटोगोर्स्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान, एक बच्चा है जो कि पहले 5-year प्लान में मैग्नेटोगोर्स्क नाम सिटी में, वहाँ पे पहले 5 सालों में यहाँ पे एक हैमर उठाए हुए काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन 1930s, ये डाइनिंग हॉल है यानी कि बैठ के खाना खाने का एक हॉल बना रखा है फैक्ट्री का वहाँ पे रसिया में, तो यहाँ बैठ के वो मजदूर खाना खाया करते थे। ड्रीम एंड रियलिटीज ऑफ सोवियत चाइल्डहुड इन 1930s, ड्रीम्स एंड रियलिटीज यानी कि सपने और सच्चाई क्या थी सोवियत चाइल्डहुड की, यानी कि बच्चों की वहाँ पे 1933 में। डियर ग्रैंडफादर कैलिनाइन, माई फैमिली इज लार्ज, देयर आर 4 चिल्ड्रन, वो कहते हैं कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, यहाँ पे 4 बच्चे हैं हमारे। वी डोंट हैव फादर, और हमारे कोई फादर नहीं है। एंड ही डाइड फाइटिंग फॉर द वर्कर्स कोज एंड माई मदर, और कहता है कि वो कहता है कि मेरा जो फादर है वो मर गया था फाइटिंग फॉर वर्कर्स कोज, यानी मजदूरों के काम के लिए आंदोलन में वो मर गया। एंड माई मदर इज एलिंग, और मेरी माँ है वो बीमार रहती है। एंड आई वांट टू स्टडी वेरी मच, और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, बट आई कैन नॉट गो टू स्कूल, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा सकता। आई हैड सम ओल्ड बूट्स
क्योंकि मेरे पास कुछ पुराने कप जूते हैं, बट दे आर कम्प्लीटली टोन, लेकिन वो पूरी तरह से फटे हुए, एंड नो वन कैन मेंड देम, और न ही कोई उनको ठीक कर सकता है। माई मदर इज सिक, मेरी मदर क्या हो गई है, बीमार हो गई, एंड वी हैव नो मनी एंड नो ब्रेड, हमारे पास न तो पैसा है और न ही ब्रेड है। बट आई वॉन्ट टू स्टडी वेरी मच, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। देयर स्टैंड्स बिफोर अस द टास्क ऑफ स्टडिंग, और वहाँ पे हमारे लिए जो पढ़ने का जो काम है वो क्या है, स्टडिंग एंड स्टडिंग, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। दैट इज़ व्हाट व्लादिमीर लिच लिच लेनिन सेड, जो कि व्लादिमीर लिच लेनिन ने कहा था। बट आई हैव टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, लेकिन मुझे तो स्कूल में जाना बंद करना पड़ेगा। वी हैव नो रिलेटिव्स, क्योंकि हमारे पास न तो कोई रिश्तेदार है, एंड देयर इज़ नो वन टू हेल्प अस, और न ही कोई हमारी सहायता करने वाला है। सो आई हैव टू गो टू वर्क इन फैक्ट्री, तो इस वजह से मुझे फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना होगा। टू प्रिवेंट द फैमिलीज फ्रॉम स्टार्विंग, अपनी फैमिली को भूखा मरने से बचाने के लिए। डियर ग्रैंड फादर, आई एम 13, आई एम स्टडी वेल एंड हैव नो बैड रिपोर्ट्स, और वो अपने दादाजी को कहता है कि मैं 13 साल का हूँ और मैं बड़ा अच्छा पढ़ता हूँ। आई हैव नो बैड रिपोर्ट्स, और मेरी स्कूल की जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल अच्छी है, वो बैड भी नहीं है। आई एम इन क्लास 5, और मैं क्लास 5 में हूँ। लेटर ऑफ 1933 फ्रॉम ए 13-year वर्कर्स टू कैलेनिल सोवियत प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे ये 13 साल का लड़का है काम करने वाला फैक्ट्री में, उसने एक कैलेनिन नाम के सोवियत प्रेसिडेंट को वहाँ पे भेजा है। उस टाइम पे कैलेनिन नाम का सोवियत प्रेसिडेंट था रसिया का, ठीक है। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, अब इसके बाद क्या हुआ कि स्टालिनिज्म यानी कि स्टालिनवाद और कलेक्टिवाइजेशन यानी कि सामूहिकरण। द पीरियड ऑफ अर्ली प्लानेड इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो पहला साल था इकोनॉमी का प्लानेड इकोनॉमी यानी कि योजनाओं के द्वारा इकोनॉमी को चलाने का था, वो क्या था, वो एक डिजास्टर्स था, वो एक विनाश था फॉर द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के क्या किसके लिए, सामूहिक खेती का क्या था, वो एक विनाश था। बाय 1927 to 1928 द टाउन इन द सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ग्रेन सप्लाईज, और 1927 से लेकर 28 का जो साल था उसमें शहरों में है ना, रूस के शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, एक्यूट प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी किस चीज़ की, ग्रेन सप्लाईज की, यानी कि अनाज की सप्लाई की, अनाज की पूर्ति की वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या थी। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस एट द ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस, सरकार ने कीमतों को यानी कि अनाज की कीमतों को फिक्स कर रखा था बेचने के लिए, बट द पीजेंट्स रिफ्यूज, लेकिन किसानों ने उनको बेचने से मना कर दिया। उन उन कीमतों पे किसानों ने बेचना मना कर दिया सरकार को। स्टालिन, हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, इंट्रोड्यूस फ्रॉम इमरजेंसी मेजर्स, और स्टालिन जो कि पार्टी का बहुत से एक पार्टी का लीडर बना था, इसके बाद लेनिन की मौत के बाद उसने वहाँ पे बहुत ही फॉर्म इमरजेंसी मेजर्स और बड़े ही कठोर कदम उठाए उस टाइम पे। उसने क्या किया, ही बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्रीसाइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन होप ऑफ हायर प्राइसेस, वो कहता है कि जो रिच पीजेंट्स है, जो अमीर किसान है और व्यापारी है, और शहरों में व्यापारी हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स कर रहे हैं हायर इन होप ऑफ द हाई प्राइसेस, यानी कि वो इस आशा में कि जो ऊंची कीमतें होगी उस टाइम पे वो अनाज को बेचेंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या कर रखा, अपने अपने फार्मों में क्या कर रखा, उनको स्टॉक कर रखा, यानी कि इकट्ठा कर रखा। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड, और इस प्रकार जो स्पेकुलेशन है
यानी कि जो बाजार के जो अनुमान लगाए जाते हैं वो क्या कर दिया, उनको रोक दिया गया। उसने क्या कर दिया, सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड, और जो सप्लाईज है, जो उनके पास जो पूर्ति है, उसको क्या कर लिया, उसने जब्त कर लिया। इन 1928 ए पार्टी मेंबर टूवर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, और 1928 में एक पार्टी का जो पार्टी के मेंबर्स थे, उन्होंने वहाँ पे घूम घूम के देखा जहाँ पे ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, जहाँ पे अनाज का उत्पादन होता था, एंड सुपरवाइजिंग इनफोर्स ग्रेन कलेक्शंस, और उन्होंने ग्रेन की कलेक्शन को वहाँ देखा और रेडिंग की। कुलाक्स जो वहाँ पे मजदूर थे उनके ऊपर वहाँ पे रेड डाली उन्होंने। द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स, और जो अच्छे जो अमीर किसान थे उनको कुलाक्स बोलते थे, उनके वहाँ पे उन्होंने रेड डाली। एज द शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स, जैसे कि जो ये शॉर्टेज थी, जो ये कमी थी, ये लगातार चलती गई, जिससे क्या डिसीजन क्या लिया गया कि भाई कलेक्टिव फार्म्स बनाए जाए, यानी कि सामूहिक खेतों का निर्माण किया जाएगा। इट वाज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स, और इसके पीछे वजह ये थी कि जो शॉर्टेज है ग्रेन की, अनाज की, वो किसकी वजह से, साइज ऑफ होल्डिंग्स, यानी कि जमीन के छोटे टुकड़ों की वजह से ही है। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स, और फिर 1917 को क्या किया गया, ज़मीनों को किसानों को दे दिया गया ज़मीनों को। एंड दिस स्मॉल साइज पीजेंट्स फार्मर कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, और जो ये छोटे किसान थे, जो छोटे किसान थे, उनको आधुनिक नहीं बनाया जा सकता था। टू डेवलप मॉडर्न फार्म, और आधुनिक खेती करने के लिए, आधुनिक खेती विकसित करने के लिए, एंड रन देम, और उनको चलाने के लिए, अलोंग इंडस्ट्रियल लाइज विद मशीनरी, और जो इंडस्ट्रियल मशीनरी थी, यानी कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की जो मशीनें थी, उनको चलाने के लिए, इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलाक्स, और यह ज़रूरी था कि कुलाक्स को, यानी कि जो बड़े किसान हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। एंड टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स, और उन किसानों से ज़मीनों को लेना पड़ेगा। एंड इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स, और सरकार के द्वारा नियंत्रित एक बहुत बड़े फार्मों का निर्माण करना पड़ेगा। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, और स्टालिन का जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था वो क्या चीज़ फॉलो करता था। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, 1929 में पार्टी ने लोगों को, किसानों को ज़बरदस्ती फोर्स किया कि भाई वो कलेक्टिव फार्म्स की क्या करे, वो कलेक्टिव यानी कि सामूहिक खेती करे। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप द कलेक्टिव फार्म्स, और जो एक ज़मीन के बहुत बड़ा टुकड़ा होता था, उनको क्या कर लिया, उनकी ओनरशिप किसको दे दी, कलेक्टिव फार्म्स को दे दी। एंड पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड, और किसानों को खेतों में काम करना होता था। एंड द कोलखोज प्रॉफिट वाज शेयर, और जो उनका जो प्रॉफिट था उसको फिर शेयर कर दिया जाता था, यानी कि बहुत सारे खेतों को एक करके उसमें सभी किसान काम करते थे, और फिर उनका जो शेयर था, जो प्रॉफिट था, वो उनके हिस्सों में बांट दिया जाता था। इन रेज पीजेंट्स रेसिस्टेड द अथॉरिटी, और गुस्से में आए हुए किसानों ने क्या किया, अथॉरिटी का, यानी कि सरकार की क्या किया, उन्होंने विरोध किया। एंड डिस्ट्रॉय देयर लिव स्टॉक, जिससे कि उन्होंने अपने गुस्से में क्या कर दिया, उनके पास जितने भी लिव स्टॉक्स थे, जानवर थे, उनको उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3, यानी कि लगभग 1/3 कैटल्स को, यानी कि पशुओं को किसानों ने मार दिया। दोज हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सिवियरली पुनिश्ड, और जो भी व्यक्ति इस सामूहिकरण के खिलाफ बोलता, तो उनको क्या कर दिया जाता, बुरी तरह से क्या करते थे, उनका वो पुनिश करते थे, यानी कि उनको बहुत बुरी तरह से दंड देते थे। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एग्जाइल्स, बहुत सारों को तो वहाँ से उठा के
दे बाहर कर दिया वहाँ से, और कुछ को वहाँ से एक्साइल्ड कर दिया, यानी कि देश निकाला कर दिया। एज दे रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच। जैसे ही वो सामूहिकरण का, जो किसान सामूहिकरण का क्या करता था, विरोध करता था, सामूहिक खेती का विरोध करता था, तो वो आर्ग्यू करते थे दे वर नॉट रिच, कि वो अमीर नहीं, एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, और न ही वो सोशलिज्म के विरुद्ध है, समाजवाद के विरुद्ध भी नहीं है वो। एंड दे मियरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। वो केवल कलेक्टिव फार्म्स, सामूहिक खेतों में काम नहीं करना चाहते, उसके बहुत सारे कारण हैं। स्टालिन गवर्नमेंट अलाउड सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिवाइजेशन, और जो स्टालिन की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन की, यानी कुछ को अपनी इच्छा से कल्टीवेशन करने के लिए परमिशन दी, बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली। लेकिन उन ऐसे किसानों को वो ट्रीट करता था बड़े ही अनसिम्पैथेटिकली, यानी कि सहानुभूति नहीं रखता था उनसे वो। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। हालांकि इस सामूहिकरण के बाद भी प्रोडक्शन एकदम से तुरंत नहीं बढ़ा। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930-1933 लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग फैमाइन इन सोवियत हिस्ट्री। असल में वहाँ पे क्या हुआ, जो बैड हार्वेस्ट यानी कि अच्छी फसल न होने के कारण वहाँ पे क्या हुआ, 1930 और 33 में बहुत ही विनाशकारी वहाँ पे फेमाइन यानी कि अकाल पड़ गया सोवियत की हिस्ट्री में। ओवर 4 मिलियन डाइज, लगभग 40 लाख लोग वहाँ पे मर गए। तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स आए आपके लिए, डिपोर्टेड, फोर्सिबली रिमूव फ्रॉम वंस ओन कंट्री, किसी को ज़बरदस्ती उसके देश से निकालना। एक्जाइल, फोर्स टू लीव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री, और किसी को वहाँ से बाहर रहने के लिए भेज देना किसी दूसरे कंट्री में, एक्जाइल्ड, ये होता है एक्जाइल्ड। हाँ जी, यहाँ पे सोर्सेज है, ऑफिशियल व्यू ऑफ अपोजिशन ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, और जो ये सरकारी विचार क्या होते थे, व्यू क्या होते थे कलेक्टिवाइजेशन के, और गवर्नमेंट का उनके प्रति क्या जवाब होता था। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द February of this year in various regions of the Ukraine, और सेकेंड हाफ ऑफ द फरवरी यानी कि फरवरी के आधे महीने में बहुत सारे क्षेत्रों में यूक्रेन में मास इंसुरेक्शन ऑफ पीजेंट्री हैव टेकन प्लेस caused by distortion of the पार्टीज लाइन, यानी कि मास मीन्स कहते हैं जनता का, इंसरेक्शन होता है बगावत। उन्होंने जो किसानों की जनता थी उन्होंने क्या किया, बहुत बगावतें की, एंड हैव टेकन प्लेस कॉज्ड बाय डिस्टॉर्शन द पार्टी लाइन्स, जो कि कारण बने कि पार्टी लाइन की जो डिस्टॉर्शन, जो कि उन्होंने एकदम से जो बदली है ये नीति, उसकी उन्होंने क्या की, इंसरेक्शंस यानी कि बगावतें की बाय ए सेक्शन ऑफ द लोअर रैंक्स ऑफ द पार्टी, और जो पार्टी के जो लोअर रैंक के जो मेंबर थे उसके एक वर्ग ने इसके क्या किया, बहुत बड़ा विद्रोह किया। एंड द सोवियत अपार्चस इन द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कलेक्टिवाइजेशन एंड प्रिपरेटरी वर्क फॉर द स्प्रिंग हार्वेस्ट, और जो सोवियत के ने इंट्रोड्यूस किया था कलेक्टिवाइजेशन का, तो उसका यहाँ पे बहुत सारे किसानों ने विरोध किया। सीधी बात ये है यहाँ पे। Within a short time, large-scale activities from the above-mentioned region carried over into neighboring areas, और कुछ ही समय, थोड़े ही समय के दौरान क्या गया, लार्ज स्केल एक्टिविटी, बहुत बड़े पैमाने पे गतिविधियाँ हुई। अब अबव मेंशन्ड रीजन्स, जो ऊपर बताए गए जो क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इनटू द नेबरिंग एरिया, पड़ोस के क्षेत्रों से, एंड ए मोस्ट एग्री सी इंसरेक्शंस हैव टेकन प्लेस नियर द बॉर्डर, और सीमा बॉर्डर के पास बहुत सारे बहुत ही आक्रामक बगावतें की गई वहाँ पे। एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ पीजेंट्स इंसरेक्शन, और सबसे बड़ा जो किसानों की बगावत का कारण यह हैज़ बीन लिंक्ड विद द ओरिजिनल डिमांड फॉर द रिटर्न ऑफ कलेक्टिवाइज्ड स्टॉक्स ऑफ ग्रेन, जिसका सबसे बड़ा
जब बगावत थी उनकी डिमांड यही थी कि उन्होंने क्या किया था कि जो उनके कलेक्टिव स्टॉक थे, यानी कि उनके जो इकट्ठे किए हुए जो स्टॉक्स थे ग्रेन के, वो वापस कर दिए जाए, और लिव स्टॉक्स और टूल्स और उनके पशुओं को और उनके औजारों को उनसे वापस दिया जाए। बिटवीन 1 फरवरी एंड 15 मार्च 25,000 हैव बीन अरेस्टेड, यानी कि 1 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक क्या हुआ कि लगभग 25,000 को पकड़ लिया गया और 656 हैव बीन एग्जीक्यूटिव, जिसमें 656 को मार दिया गया एंड 3,673 हैव बीन इम्प्रिजन और 3,673 को जेल में डाल दिया गया इन लेबर कैंप्स में एंड 5,580 एग्जाइल और 5,580 को क्या कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। ये रिपोर्ट दी गई है उस टाइम की KM कार्सन, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूक्रेन। उस टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था यूक्रेन का, उन्होंने रिपोर्ट दी कि कैसे क्या क्या किया था उन बगावती किसानों का। मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द कन्फ्यूजन्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लानड इकोनॉमी, और बहुत सारे ने जो कई सारे पार्टी के अंदर ही उन्होंने क्या किया, इस कन्फ्यूजन को, वो इसको देख के समझ नहीं पाते इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, उन्होंने अंडर द प्लानड इकोनॉमी और इस योजनागृत अर्थव्यवस्था में वो क्या थे, वो समझ नहीं पाते, तो उन्होंने इसको क्या किया, क्रिटिसाइज किया। एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन के परिणाम को स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर चार्ज्ड दीज क्रिटिक्स, स्टालिन ने क्या किया, उनको जो ये आलोचक थे उनके ऊपर चार्जेस लगाए, कॉन्स्पिरेंसी के साजिश के अगेंस्ट सोशलिज्म की, ये सोशलिज्म के क्या है, दुश्मन है। एक्यूजेशन हैव बीन मेड थ्रू आउट द कंट्री, और जो ये है एक्यूजेशन थे वो देश के चारों ओर फैलाए गए। एंड द 1939 ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन्स और लेबर कैंप्स, और लगभग हाँ जी, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए और लगभग 2 मिलियन वर इन प्रिजन, लगभग 2 मिलियन लोगों यानी कि 20 लाख लोगों को जेलों में डाला गया या लेबर कैंप में छोड़ा गया। एंड मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम, और बहुत ज़्यादातर उनमें से है ना बिल्कुल इनोसेंट थे, यानी कि निर्दोष थे। एंड बट नो वन स्पोक अप फॉर देम, और कोई भी उनके लिए नहीं बोला। ए लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फोर्स कन्फेशंस, और बहुत बड़े उन लोगों को है ना ज़बरदस्ती क्या किया गया, फोर्स किया गया कि भाई वो अपना जो जुर्म है वो स्वीकार करे। कन्फेशन का मतलब स्वीकार करना, अंडर टॉर्चर, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया गया था और जो नहीं मानता था उनको मार दिया जाता था। सेवरल अमोंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल, और बहुत सारे तो उनमें से है ना बहुत सारे स्किलफुल प्रोफेशनल थे, टैलेंटेड प्रोफेशन थे। दिस इज ए लेटर रिटन बाय ए पीजेंट्स हु डिड नॉट वांट टू ज्वाइन द कलेक्टिव फार्म, यहाँ पे एक किसान के द्वारा एक लेटर लिखा गया जो कि कलेक्टिव फार्म में यानी कि सामूहिक खेती में शामिल नहीं होना चाहता था। और वो लिखता है, आई एम ए नेचुरल वर्किंग पीजेंट्स बोर्न इन 1879, मैं एक प्राकृतिक काम करने वाला किसान हूँ जो कि 1879 में यानी कि 79 में पैदा हुआ था। देयर आर 6 मेंबर इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 6 मेंबर हैं। एंड माई वाइफ वॉज बोर्न इन 1881, और मेरे वाइफ पैदा हुई थी 1881 में। एंड माई सन इज 16, मेरा बेटा है 16 साल का। 2 डॉटर 19, और 2 लड़कियां हैं 19 साल की। एंड ऑल 3 गो टू स्कूल, और सारे के सारे बच्चे मेरे स्कूल जाते थे। माई सिस्टर इज 71, और मेरी एक बहन है जिसकी एज है 71। फ्रॉम 1932 हैवी टैक्सेस हैव बीन लेविड ऑन मी, और 1932 से मेरे ऊपर है ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टैक्सेस लगा दिए गए। एंड आई फाउंड इम्पॉसिबल, जिससे मुझे लग रहा है बिल्कुल असंभव सा उनको पे करना। एंड फ्रॉम 1935 लोकल अथॉरिटीज हैव इंक्रीज द टैक्सेस ऑन मी, और 1935 के बाद से तो
सरकारों ने जो स्थानीय सरकारें हैं उन्होंने टैक्सेस और बढ़ा दिए, मेरे ऊपर लगा दिया। एंड आई वाज अनेबल टू हैंडल देम, और मैं उनको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ऑल माई प्रॉपर्टी वार रजिस्टर्ड, और जो मेरी जो प्रॉपर्टी थी उसको रजिस्टर्ड कर दिया है, सरकारी बना दिया। जैसे माई हॉर्स, काऊ, काफ, सिप, मेरा घोड़ा, गाय, बछड़े, भेड़, with lamps, all my implements, furniture, and my reserve of wood for repair of building, and they sold the lot for the taxes। ये सारी चीज़ें थी जो ये क्या हो गई है, टैक्सेस को देने के लिए वो क्या सारी की सारी चीज़ें मैंने बेच ली है। इन 1936 दे सोल्ड 2 of my buildings, और 1936 में उन्होंने मेरी 2 बिल्डिंग यानी कि 2 मेरे घर थे उनको भी बेच दिया। एंड द कोलखोज ब्रोट देम, और कोलखोज उनको लेके आए। एंड इन 1937 ऑफ 2 हट्स, और 1937 में 2 हट्स थी, झोपड़ियाँ थी मेरे पास, उनको बेच दिया। वन वाज सोल्ड एंड वन वाज कॉन्फिस्केटेड, एक को बेच दिया और एक को उन्होंने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। तो इस प्रकार यहाँ पे एक किसान ने दिखाया है कि भाई कैसे उनके साथ ट्रीट किया जाता था, किसानों के साथ कलेक्टिव सामूहिकरण की नीति में, और कैसे ज़बरदस्ती यहाँ पे एक किस्म से ना जोसेफ स्टालिन ने एक तरफ से यहाँ पे जो वो कहते हैं ना डिक्टेटरशिप लेके आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो आज का लेसन आपका यही है। ये स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम है ना, लेसन में है, इसको पढ़ के आना आप। ठीक है, इसको लर्न भी कर लेना। बाकी हम कल करेंगे, कल इसको एंड ऑफ कर देंगे।